Good morning. Today is 9th of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की इंप्लीमेंटेशन को लेके है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आर्टिकल है यहाँ पे नीचे, हसन रूहानी फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के, तो किस प्रकार के हालात का उनको सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने हैं, तो कुछ थोड़ा वो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ईरान के अंदर में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे बीच में जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपोजिशन के बारे में यानी पॉलिटिक्स के बारे में है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक साथ आ सकती हैं कि नहीं आ सकती 2019 के इलेक्शंस में, वो सब राजनीति से रिलेटेड चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है यूसेन बोल्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। यूसेन बोल्ट ने अब संन्यास ले लिया है, तो काफ़ी सारी बातें डिस्कस की गई हैं कि काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, आखिरी फाइट अपनी हार गए, तो वो चीज़ें जो हैं पर्टिकुलरली उनके रिकॉर्ड से रिलेटेड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो ये भी आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है एपी शाह दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसके अलावा ये लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, इनके साथ में आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। कई चीज़ों पे बात की गई है जैसे नेशनलिज्म, सेडिशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे इनके इंटरव्यू से जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हमें मिलेंगी। नीचे जो आर्टिकल है यहाँ पे ये ट्रोलिंग से रिलेटेड है, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर में। उदाहरण के तौर पे एलिजिबल लोगों को राइस दिया जाएगा 3 रुपये पर केजी, वीट दिया जाएगा 2 रुपये पर केजी और कोर्स ग्रेन्स दिए जाएंगे 1 रुपये पर केजी। दूसरी डिटेल्स की बात करें तो ये एक्ट 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करेगा, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करेगा। अगर किसी कारणवश अथॉरिटीज़ एलिजिबल लोगों को ग्रेन्स नहीं उपलब्ध करवा पाती हैं तो उनको कैश अलाउंसेस दिए जाएंगे। 6,000 रुपये दिए जाएंगे प्रेग्नेंट मदर्स को। अंत्योदय अन्न योजना के तहत में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको 35 किलोग्राम ग्रेन्स उपलब्ध करवाया जाएगा हर एक महीने। सबसे लास्ट में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हॉट मील्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। हालांकि जो ये फीचर है वो मिड डे मील स्कीम के तहत में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जिन पे इस एक्ट की इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेंगी और स्टेट लेवल पे एक स्टेट फूड कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा वो फूड कमीशन जो कि स्टेट लेवल पे बनाया जाना है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इस एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर रही है, यानी जो भी एक्ट में कहा गया था उसको फुलफिल नहीं कर रही हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंश्योर कीजिए कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उसको कंप्लाई करें और इंप्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट हवाला देती है आर्टिकल नंबर 256 का। आर्टिकल नंबर 256 में साफ तौर पर ऐसा कहा गया है कि ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है, जो भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट से उन कानून के अंदर में जो भी प्रोविजंस हैं, यानी अब देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर तो ये पार्लियामेंट से पास होकर बना था, अब जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कीजिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और आर्टिकल नंबर 256 का दूसरा भाग एक और भी है, अगर किसी कारणवश पार्लियामेंट द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं करती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश भी दे सकती हैं, डायरेक्शंस भी दे सकती हैं, ताकि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना ना हो, उस एक्ट के प्रोविजंस को एक प्रकार से अवॉइड ना किया जाए। इस प्रकार का डायरेक्शंस आदेश दिए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्टिकल नंबर 256 के तहत में। लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके अलावा और काफी सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं आर्टिकल के द्वारा। आर्टिकल कहता है कि एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। जब ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था शुरू में लिस्ट बनाई गई थी कि कौन एलिजिबल है इस एक्ट का फायदा उठाने के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी उस समय फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो इस एक्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, वो सरकार से सस्ता अनाज प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं कि वो इस एक्ट का लाभ उठा सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था जब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, और इसका प्रोविजन है एक्ट के अंदर में। एक्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि आप स्टेट लेवल पे एक फूड
कमीशन बनाइए, वो सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा किस तरह से एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म स्टैब्लिश कीजिए। लेकिन आप ये सब काम नहीं कर रहे हो, यहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा आर्टिकल एक बात और भी कहता है कि पीडीएस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने पीडीएस के अंदर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पीडीएस सिस्टम में यूज नहीं कर पा रहे हैं। आगे वे फोर्ड में भी सेम बात को दोहराया जाता है। वे फोर्ड में कहा जाता है कि फूड सिक्योरिटी काफी अच्छा टूल है, काफी अच्छा कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, इससे गरीब लोगों के जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऊपर उठाया जा सकता है। तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है डिफरेंट स्टेट्स की कि वो जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट को, उसको अच्छे पूरे डेडिकेटेड रूप से उनको इंप्लीमेंट करें। कुछ स्टेट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए बाकी स्टेट्स को। और कोर्ट की जो इंटरवेंशन आई है, जो आदेश दिया है कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से कंप्लाई कीजिए, ऐसा आपको इंश्योर करना है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट करें इस एक्ट को। ये इंटरवेंशन कोर्ट की बिल्कुल सही समय पे है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की इंप्लीमेंटेशन को। अब इसमें काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में आप डिस्कस करोगे। पीडीएस सिस्टम में करप्शन होता है, एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आती है, लोग एक्सेस नहीं कर पाते पीडीएस सिस्टम को। क्वालिटी ऑफ फूड भी आप डिस्कस करोगे, काला बाजारी जमाखोरी होती है वो भी डिस्कस करोगे, बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं वो भी आप डिस्कस करोगे। तो इस आर्टिकल तक आप लिमिट मत रहना, जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आपकी नॉलेज अभी तक आपने ऐड ऑन की है, उन सभी फीचर्स को आप डिस्कस करना और अच्छे फीचर्स के बारे में भी लिखना। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है, दोनों तरह से आप क्वेश्चन को एड्रेस करना। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल ईरान से रिलेटेड है। हसन रूहानी ईरान के फिर से प्रेसिडेंट बने दूसरी बार। अब आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं इनके सामने, दोनों तरह के चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी। इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो एक तरफ तो हार्डलाइनर्स हैं, हार्डलाइनर्स यानी कंजर्वेटिव्स, जो बार बार मांग करते हैं हसन रूहानी से कि आप वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका जैसे जो देश हैं उनके खिलाफ में सख्त रुख अख्तियार कीजिए। इसके पीछे कारण भी है, इनकी जो पहली टर्म थी, फर्स्ट टर्म थी, इन्होंने न्यूक्लियर डील साइन करी थी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, लेकिन ये तो न्यूक्लियर डील को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है। तो एक डिमांड उठ रही है ईरान के अंदर में कि आप भी न्यूक्लियर डील को इनवैलिडेट कर दीजिए और न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट कीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाइए। दूसरी तरफ रिफॉर्मिस्ट भी हैं देश के अंदर में, क्योंकि जो हसन रूहानी हैं ये रिफॉर्मिस्ट लीडर हैं, मॉडरेट्स के लीडर हैं, लिबरल लीडर हैं, तो इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि देश के अंदर में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब पहली बार ऐसा उम्मीद कर रहे थे लिबरल्स और वहां पे जो मॉडरेट्स हैं कि पहली बार वुमन को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन हसन रूहानी ने वुमन को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि समय जो है वो अभी पर्याप्त नहीं है, अनुकूल समय नहीं है कि रिफॉर्म्स लाने का, क्योंकि अभी एक्सटर्नल रूप से भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा है, मिसाइल प्रोग्राम को कर्व करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अलावा जो सऊदी लेड ग्रुप है यानी सुन्नी डोमिनेटेड जो सऊदी अरब या फिर उनके साथी कंट्रीज हैं वो ईरान को लगातार आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रेशर है अगर कुछ रिफॉर्म लाते हैं तो, क्योंकि देखिए ईरान के अंदर में सिस्टम कैसा है, ईरान के अंदर में सिस्टम ऐसा है कि प्रेसिडेंट की सारी नहीं चलती, सुप्रीम लीडर, यहाँ पे फोटो में देखिए ये जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनी, ये सुप्रीम लीडर हैं, इनकी चलती है। जो वहां पे ईरान के अंदर में आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इनको रिपोर्ट करती हैं, और क्रिटिकल मैटर्स पे प्रेसिडेंट की नहीं चलती, क्रिटिकल या सीरियस जो मैटर्स होते हैं देश के उन पे इन्हीं की चलती है, खामेनी की। तो एक लेवल के बाद में ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है पहले के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाने की कोशिश की थी तो उनके गवर्नमेंट्स को बर्खास्त कर दिया गया था। अब इंडिया का क्या एंगल है? इंडिया का एंगल तो देखिए इसमें यही बनता है, ईरान और इंडिया के रिलेशंस आजकल यूं नहीं कह सकते बेकार हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ डिफरेंसेस कैसे हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे छबार पोर्ट की बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसे बनाया नहीं गया अभी तक, और हाल फिलहाल में ईरान ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि छबार पोर्ट को वो चाइना को भी यूज़ करने देंगे। फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ग्वादार पोर्ट के बिल्कुल बराबर में है छबार पोर्ट, तो ग्वादार पोर्ट के जो चाइना ने पाकिस्तान में बनाया है उसके स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज को डाइल्यूट करने के लिए ही हमने छबार पोर्ट बनाया है। अगर चाइना छबार पोर्ट को यूज करेगा तो फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसके अलावा फरजाद भी एक गैस रिजर्व था, जो पहले बात हुई थी कि ईरान इंडिया को देगा, लेकिन बाद में ईरान ने वो गैस रिजर्व का जो टेंडर है वो रशिया की एक कंपनी, रशिया की एक फर्म को दे दिया था। तो और भी काफ़ी सारे, जैसे अब अली खामेनी ने कश्मीर में मुस्लिम्स को लेकर अपने कंसर्न्स जाहिर किए जो कि इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब गए थे, नितिन गडकरी गए थे ईरान की यात्रा पर, छबार पोर्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और जो भी कंसर्न्स हैं इंडिया और ईरान के बीच में उनको दूर किया जा सके। क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा कंसर्न अभी फिलहाल ये है कि इंडिया की जो नज़दीकियाँ हैं
वो सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ रही हैं, सऊदी अरेबिया के साथी देशों के साथ बढ़ रही हैं, अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं, जबकि इन देशों के काफ़ी सारे डिफरेंसेस अब ईरान के साथ हो गए हैं। ईरान को ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब हमें अवॉइड कर रहा है और हमारे दुश्मन देशों के साथ में उसकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। इसीलिए ईरान साफ साफ सिग्नल दे रहा है इंडिया को कि आप या तो आप ठीक से अप्रोच अपनाइए, नहीं तो आप एक इंपॉर्टेंट साथी खो दोगे। समझ गए? क्योंकि काफ़ी सारे रिपरकशंस होंगे। क्योंकि अब देखिए, इंडिया ऐसा अब उम्मीद कर रहा था कि अफगानिस्तान में जब यूएस वाले चले जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे ईरान के साथ मिलके। लेकिन ईरान तो अभी रशिया चाइना के पाले में जा रहा है। अगर क्योंकि देखिए, रशिया, पाकिस्तान और चाइना की एक्सिस पहले से देखने को मिल रही थी, अब ईरान भी उसमें मिल गया तो इन चारों देशों की एक्सिस एकदम हो जाएगी, चारों देश मिल जाएंगे। और इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। इसलिए ये कंसर्निंग इशू है पूरा, उसी दृष्टिकोण से हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट क्वेश्चंस एज सच कभी भी नहीं आएगा कि ईरान के अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट फोल्डर मटेरियल है चीज़ों को समझने के लिए, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम को समझने के लिए ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल ट्रोलिंग से रिलेटेड है। ये स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे है धन्या राजेंद्रन, ये एडिटर इन चीफ हैं द न्यू मिनट की, और साइड में फोटो है विजय सूरा की। विजय सूरा एक्टर हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के। अब धन्या राजेंद्रन ने एक ट्वीट किया। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि विजय सूरा की एक मूवी को सिर्फ ये इंटरवल तक देख पाई, यानी इनको विजय सूरा की मूवी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, ये सिर्फ इंटरवल तक उस मूवी को देख पाई। और अब उसके बाद में कहते हैं कि जब हैरी मेट सेजल ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी जब हैरी मेट सेजल जो नई मूवी है शाहरुख खान की, उसको वो इंटरवल तक भी नहीं देख पाई। अब देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट के पहले पार्ट में विजय सूरा की मूवी को क्रिटिसाइज किया है। तो विजय सूरा के जो फैंस थे उनके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट हो गया धन्या राजेंद्रन के खिलाफ में। इनको रेप की थ्रेट्स दी जाने लगी, इनको ट्रोल किया जाने लगा, एब्यूजिव ट्वीट किए जाने लगे इनके खिलाफ में। अब उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल कहता है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में मेल एक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, एक कल्ट बना दिया जाता है। जैसे आप रजनीकांत का एग्जाम्पल ले सकते हो, किस प्रकार से क्रेज देखने को मिलता है रजनीकांत की मूवी के प्रति, लोग फैंस जो हैं उनका मंदिर भी बना दिया गया है कई जगह पे। और फिल्म एक्टर्स हैं, कुछ नए फिल्म एक्टर्स हैं, उनको भी यही लगता है कि अगर रजनीकांत जैसा अगर कल्ट नहीं बना, अगर इस प्रकार से पर्सनैलिटी कल्ट नहीं बना, तो एक प्रकार से जो एग्जिस्टेंस है वो है ही नहीं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। उसी का नतीजा है कि इस प्रकार के ट्रोल कैंपेन देखने को मिलते हैं। जो फैंस हैं वो ना सिर्फ भगवान का दर्जा देते हैं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी पसंद करें उनके पसंदीदा जो एक्टर हैं उनकी मूवीज़ को। और लेकिन देखिए, सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इनको पूरा अधिकार है धन्या राजेंद्रन को, अगर किसको किसी की मूवी अच्छी नहीं लगी तो वो पब्लिकली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है। अब इतना ज़्यादा एब्यूसिव कैंपेन चल रहा है, कुछ ट्वीट्स को तो ट्विटर ने कर्ब कर दिया, रेगुलेट कर रही है ट्विटर, लेकिन ट्विटर का भी साफ साफ कहना है कि एक लेवल के बाद में हम ट्वीट्स को रेगुलेट नहीं कर सकते। तमिल जो लैंग्वेज में जो ट्वीट्स हैं उनको हम नहीं रेगुलेट कर सकते, हमारे पास में ऐसा फिल्टर नहीं है। फेसबुक पे ऐसा ही कहना है फेसबुक का, उनका कहना है कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो फेसबुक पोस्ट हैं उनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास में फिल्टर नहीं है। अरे भाई, जब आपके पास में फिल्टर है ही नहीं तो आप ट्वीट करने की इजाज़त क्यों देते हो, फेसबुक पोस्ट करने की इजाज़त क्यों देते हो रीजनल लैंग्वेजेस में? क्योंकि आज जो ट्रोलिंग का कैंपेन है इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए ना। कोई गाली गलौज करेगा तो उसको तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को। तो आगे फिर यही कहा जाता है कि जिस प्रकार से ये पूरा कैंपेन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरा कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है और सिंडिकेट के थ्रू ही ये ट्रोलिंग कैंपेन चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि विजय सूरज जो एक्टर हैं उनको पता ना हो इस तरह के किसी कैंपेन का, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हो रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, जो कैंपेनिंग चला रहा है ट्रोलिंग का, उसके बारे में पता ना हो विजय सूरा को। लेकिन फिर भी विजय सूरा, उनकी थोड़ी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिकली आए, एक स्टेटमेंट दें, अपने फैंस को मना करें कि आप इस तरह का ट्रोलिंग कैंपेन ना चलाएं। वे फॉर्ड में भी यही बात कही जाती है। वे फॉर्ड में कहा जाता है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का ट्रोलिंग कैंपेन देखने को मिल रहा है। इस तरह के ट्रोलिंग कैंपेन कई चीज़ों के कारण में होते हैं। एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में एक्सट्रीम मिसोगिनी है। मिसोगिनी का मतलब होता है स्त्री जाति से द्वेष। और दूसरा फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो एक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कि जो फैंस हैं वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने पसंदीदा एक्टर के खिलाफ में, उसी चीज़ का नतीजा है। अब हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन ट्रोलर्स की कि वो चेन्नई पुलिस को भी टैग करने लगे हैं कि आप हिम्मत है तो आपको कार्रवाई करके दिखाइए। तो कहीं ना कहीं कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए और जनता को भी समझने की आवश्यकता है, वो सिर्फ एक्टर्स हैं। तो उसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में।
अगला जो आर्टिकल है वो जुडिशरी से रिलेटेड है। पहले मैं आपको थोड़े से बैकग्राउंड से अवगत करवाता हूं। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं आपको पता है, कोलिजियम सिस्टम से। और जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की जाती है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद में। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जज होते हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? उनको सिलेक्ट करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट कंसर्न जो भी हाई कोर्ट है मिलकर एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसी के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के जो जज हैं, छोटे जो जज हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, जैसे सेशन जज या फिर दूसरे जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन देखिए इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी सारा नेपोटिज्म देखने को मिलता है, काफ़ी सारा करप्शन देखने को मिलता है, जो जजेस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ पाती। उसी का नतीजा है बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रपोजल रखा है कि ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसी के थ्रू जो अपॉइंटमेंट है वो होनी चाहिए, सिलेक्शन जो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे के जो जज हैं उनकी। इससे पहले भी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रपोजल दिया गया था। काफ़ी सारे स्टेट्स ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी ऑटोनॉमी चली जाएगी। ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक वैसी ही सर्विसेज जैसे हमारा आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस चुने जाते हैं, आईएएस चुने जाते हैं, फिर फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो चुने जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं उनको चुने जाने के लिए भी इसी तरह का एग्जाम होना चाहिए। लेकिन स्टेट्स ने विरोध कर दिया इस तरह के कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने का। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। जो मान लीजिए दूसरे स्टेट के अगर जज चुन के आएंगे तो उनको लैंग्वेज नहीं आएगी हमारे स्टेट की। डोमिसाइल, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, लोकल कल्चर को समझने की दिक्कत, ये सारे कारण बताए गए थे स्टेट्स के द्वारा। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए जो भी तर्क दिए गए हैं स्टेट्स के द्वारा वो तर्क अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि अगर ये तर्क सही होते हैं तो फिर तो आप जो आईएएस का एग्जाम हो रहा है, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हो रहा है वो भी मत कंडक्ट करवाइए। अगर वहां पे ऑफिसर्स एडजस्ट कर सकते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके, अवॉइड करके अच्छे से काम कर सकते हैं, तो फिर जजेस क्यों नहीं काम कर सकते? अब आर्टिकल इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है आर्टिकल के द्वारा। आर्टिकल कहता है कि बहुत सारे फायदे हो सकते थे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश की जाती तो। कैसे? क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट का पूल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। आज देखिए हमारे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट ले लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स ना उपलब्ध हो पाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने के लिए, लेकिन पूल जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरे स्टेट में हो सकता है कि अच्छे कैंडिडेट्स हों, वो अच्छे से काम कर सकें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट में जाके। तो ऐसा ही हो सकता है जुडिशियल सर्विस में। अगर किसी स्टेट में कैंडिडेट का पूल अच्छा नहीं है, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं उपलब्ध हैं, तो दूसरे स्टेट्स के अच्छे कैंडिडेट आके अच्छे से केसेस को सोल्व कर सकते हैं और जो पेंडिंग केसेस हैं वो उनका निपटारा हो सकता है। आगे वे फॉर्ड में भी फैक्ट के साथ में आर्गुमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है। सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अरविंद दत्तार, इन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे कि लोअर लेवल्स पे जजेस की अभी 4800 पोस्ट वैकेंट हैं 21,000 में से, और बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए 25.17 मिलियन केसेस अभी पेंडिंग है, और जिनमें से 25% तो ऐसे केसेस हैं जो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। तो अपने आप में सोच के देखिए प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा ग्रेव है। और अरविंद दत्तार ये भी कहते हैं कि जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे 4 पेपर्स होंगे उस रिटन एग्जामिनेशन के। एक लीगल एप्टीट्यूड होगा, लोकल लॉज भी होंगे, लैंग्वेज भी होंगे, कस्टम्स भी होंगे। यानी जो भी कंसर्न्स हैं स्टेट्स के कि लोकल कल्चर का नहीं पता होगा, लोकल लॉज का नहीं पता होगा, तो सब वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी निराधार हैं, क्योंकि 4 पेपर्स होंगे तो जो लोकल कल्चर को पता होना आवश्यक कर दिया गया है। तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्शन किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर हाई कोर्ट्स के द्वारा, वो ऑब्जेक्शंस उनको नहीं करने चाहिए। एक कंसेंसस आना चाहिए ताकि पूरे इंडिया के लेवल पे एक इस प्रकार का जजेस, लोअर लेवल पे जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक एग्जाम आ सके और जजेस की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके, जो भी केस पेंडिंग है वो उनका निपटारा हो सके जल्द से जल्द, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इस पे पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जजेस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट लोअर लेवल। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखनी है। अगला आर्टिकल एपी शाह के साथ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, तो इनके साथ में इंटरव्यू आया है। आज काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत की गई है, नेशनलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नेशनल एंथम या फिर सेडिशन। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। नेशनलिज्म को लेके अपना व्यू पॉइंट व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज होते हैं। किसी एक व्यू पॉइंट को तवज्जो देना और उसको कहना कि ये नेशनलिज्म है, किसी एक कल्चर को तवज्जो देना, एक धर्म को तवज्जो देना, उसको कहना ये नेशनलिज्म है, ये सही नहीं है। ये एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो हिटलर थे यानी नाजीज्म और फासिज्म था, उन्होंने भी यही गलती करी थी। उन्होंने एक कल्चर को तवज्जो दी थी, एक धर्म को तवज्जो दी थी, और उनका जो नेशनलिज्म का मॉडल था वो बुरी तरह से फेल हो गया था।
जबकि हमें अपनाना चाहिए ऑल इंक्लूसिव नेशनलिज्म का मॉडल जो गांधी और नेहरू ने अपनाया था। उन्होंने किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को तवज्जो नहीं दी। उनका जो मॉडल था नेशनलिज्म का वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का भी ये व्यू पॉइंट व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आप अपने नेशन को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हो लेकिन उसकी वजह से अगर सोशल हार्मनी है वो खराब होती है तो ये मानवता के लिए सबसे बुरा दिन होगा। यहां पे समझने की आवश्यकता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी नेशनलिज्म को इस प्रकार से डिग्रेड नहीं किया, लेकिन उनका कहने का मतलब यह था कि अगर आप किसी एक धर्म को तवज्जो दोगे, आपके नेशनलिज्म के मॉडल को पावरफुल बनाने की वजह से डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बीच में अगर लड़ाई होगी तो इससे ना तो नेशन स्ट्रांग होगा और ना ही सोशल हार्मनी स्ट्रांग होगी। समझ गए? तो ये कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे इनसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या है नेशन का। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि देखिए नेशन जो है उसका मतलब चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से, अलग अलग जगह पे नेशन का अलग अलग मतलब निकलता है। अब इन्होंने तो एग्जांपल नहीं दिया लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब देखो यूरोप में शुरू में नेशन का मतलब ये था एक कल्चर एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज, एक कल्चर एक देश। फ्रांस में सेम फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस का अलग से कल्चर अलग से देश। जर्मनी में भी वैसा ही। लेकिन हमारे देश में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कल्चर्स, तो इस प्रकार से तो हमारे देश में देश बन ही नहीं सकता। हर 40 किलोमीटर बाद अलग से देश बन जाएगा हमारे देश का, तो ऐसा होगा फिर। तो इसीलिए जो 150 साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे उस समय में तो सभी कैओस था एक में। उस कैओस को कंट्रोल करने के लिए, पीपल को मोबिलाइज करने के लिए ज्योग्राफिकल मॉडल अपनाया गया था। लेकिन ये कहते हैं कि वो ज्योग्राफिकल मॉडल है वो आज रेलेवेंट नहीं है। आज जो है ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से आ चुका है, जो लोग हैं वो इंटरमिंगल हो चुके हैं। पहले तो आइसोलेटेड कंट्रीज थे, इसलिए वो नेशनलिज्म का मॉडल ज्योग्राफिकल हिसाब से, टेरिटोरियल के हिसाब से सही था। लेकिन आज बाउंड्रीज है ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन का आज जमाना है, लोग इतने ज्यादा इंटरमिंगल हो चुके हैं। तो वो जो है कंसेप्ट टेरिटोरियल नेशनलिज्म वाला वो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है। फिर ये कहते हैं कि आज कोशिश की जा रही है स्टेट को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा, चाहे वो आर्मी हो, पीएमओ हो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशन का कंसेप्ट है उसको इंपोज कर दिया जाए लोगों के ऊपर में। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इसका सेडिशन है। सेडिशन का जो कानून है वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता स्टेट के खिलाफ में। अब इनकी पूरी बात आ जाती है सेडिशन के ऊपर में। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि आर्मी, काफी सारे आरोप लगते हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर में भी। नॉर्थ ईस्ट में फेक एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं या फिर रेप्स की घटनाएं जो सामने आती हैं, लेकिन उनके खिलाफ में बोलना सेडिशन है। ये आजकल कोई मजाक भी कर ले तो उसको सेडिशन के तौर पे लिया जाता है। कानून जो है ये कहते हैं कि देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऐसा आदेश दिया गया है और सेडिशन का जो कानून है उसमें भी साफ तौर पे बोला गया है कि जब तक कि कोई पर्सन वायलेंस को इंसाइट ना करे, यानी ऐसा कुछ ना बोले, वायलेंस के लिए ना एंकरेज करे लोगों को, तब तक वो चीज सेडिशन में नहीं आती। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होती हैं लोअर लेवल पे, पुलिस जो होती हैं, वो गलत मिसयूज करते हैं। पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए गलत मिसयूज होता है सेडिशन के एक्ट का। हालांकि आगे जाके जो जुडिशरी है वो इक्विट कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है, लेकिन जो ट्रायल होता है, इतना सारा लंबा जो ट्रायल चलता है, जो दुख उठाने पड़ते हैं जिसके खिलाफ में ट्रायल चलता है, उसका क्या? क्योंकि जब तक वो ट्रायल चलता है, जो कानून जो है, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिसकी वजह से, जिन्होंने अपने स्कोर सेटल करने के लिए ये सेडिशन लगाया था किसी के ऊपर में, वो सिद्ध हो जाता है। उनका जो पर्पस है वो सर्व हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एगोनी और दुख झेलना पड़ता है विक्टिम्स को इसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि सेडिशन जो एक्ट है उसकी जरूरत आज है ही नहीं। सेडिशन के खिलाफ में तो लंबी लड़ाई लड़ी थी गांधी, तिलक, इन सब ने सेडिशन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए आज सेडिशन को हटा देना चाहिए। आगे फिर बात की जाती है नेशनल एंथम, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, आपको याद होगा कि सिनेमा घर्स में नेशनल एंथम को चलाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो उसका भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। लोग क्या होंगे, लोग खड़ा तो होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक डिफरेंस होता है इस तरह का फोर्स्ड नेशनलिज्म के बीच में और परफॉर्मेंस में। लोग खड़े तो होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो पैट्रियोटिज्म है वो अंदर से आता है। आप किसी को फोर्स करके पैट्रियोटिज्म नहीं जगा सकते। ये कहते हैं। फिर सेम तरह का डिसीजन लिया है अब मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को गाना फिक्स कर दिया है स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में। ये ठीक उसी तरह का ये उदाहरण है जैसे पहले नेशनल एंथम को कंपलसरी बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये पैट्रियोटिज्म किसी काम का नहीं है, जरूरत पड़ने पे कुछ काम नहीं आएगा। ये पैट्रियोटिज्म अगर आप फोर्सफुली इंपोज करोगे किसी के ऊपर में, तो होना तो ये चाहिए कि आप कुछ ऐसी चीजें करो कि लोगों का अपने आप देश के प्रति प्यार उत्पन्न हो जाए, और फोर्स मत करो लोगों को। फिर लास्ट में एक चीज और भी है, राइट टू प्राइवेसी पे फिर ये बोलते हैं। ये कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जैसे गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,
या फिर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इन सब केसेस में जो राइट टू प्राइवेसी को ऐसा नहीं है कि माना नहीं गया है, राइट ऑफ प्राइवेसी को जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21 उनके अंदर में माना गया है राइट टू प्राइवेसी को। और ये अगर ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मानती है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, ऑब्लिगेशन हो जाएगी स्टेट की, गवर्नमेंट की, कि कुछ ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि जो प्राइवेसी का राइट है सिटीजन्स का वो हर्ट ना हो। और इस चीज़ में ये कहते हैं कि फिर एक पिटिशनर जो है उन्होंने दरखास्त करी है सुप्रीम कोर्ट से कि आप राइट टू प्राइवेसी के जो कंटोर्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, उनको डिफाइन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं राइट टू प्राइवेसी के, वो केस टू केस बेसिस पे डिफाइन किए जाएं। ये कहते हैं कि बिल्कुल सहमत करते हैं इस बात के कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइवेसी है उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, प्राइवेसी ऑफ स्पेस, प्राइवेसी ऑफ बिहेवियर, प्राइवेसी ऑफ डिसीजंस, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे डिफाइन करे कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट इस केस में एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आगे एथिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। एथिक्स में आज एक केस स्टडी है, ये आपको अटेम्प्ट करनी है, तो केस स्टडी अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर onlyIAS.com पे। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।